हरिओम। मैं अमित सिंह दिल्ली से हूँ और मेरा बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट। बिल्डिंग डिज़ाइन करता हूँ, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस डिज़ाइन करता हूँ। सन 2005-2006 में बापू के बारे में सर्वप्रथम मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर अजय राघव से पता लगा। कैसे बापू ने ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर से बेटे को बचाया, ये सब जानते हुए भी बापू में विश्वास नहीं किया। परिवार में इतना अच्छा उदाहरण होने के बावजूद नहीं विश्वास कर पाया। लेकिन सद्गुरु हैं, कैसे अपने भक्त को 7 समुंदर पार से भी खींच लाते हैं। कैसे सद्गुरु, हमने साइंस चरित्र में पढ़ा है कि कैसे एक चिड़िया के पैर में धागा बंधा जिसने खींचना है भक्त को वैसे खींच लाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ मैंने भी अनुभव किया। सब कुछ पता लगने के बाद बापू की फ़ोटो घर में आ चुकी थी। मेरी वाइफ मानने लगी थी। साईं की भक्ति थी परिवार में, लेकिन खुद साईं को किसी और रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। 10 साल से साईं की भक्ति परिवार में लगातार थी। बापू आई दादा की फ़ोटो पूजा में रखी हुई थी। आदत है साईं सचरित्र पढ़ने के बाद बाबा के पैर छूने की आदत है। बाबा के पैर छूता था, आंख बंद करता था और हाथ बापू की फ़ोटो के नीचे मिलते थे। क्योंकि विश्वास नहीं था, जानता नहीं था, हाथ को झटक देता था। अगले दिन दोबारा छूता था, दोबारा बापू के नीचे ही हाथ मिलते थे। तब भी विश्वास नहीं हुआ। लगातार 3 महीने तक ऐसा ही होता रहा। बाबा का नाम लेता था, आंख बंद करता था, हाथ लगाता था बाबा की फ़ोटो को और बापू की फ़ोटो के नीचे हाथ मिलता था। सन 2010 की बात है। अक्टूबर 30 को मेरे यहाँ एक बिटिया ने जन्म लिया। 2 बिटियाँ हैं, एक बड़ी है एक छोटी। उस समय स्वाइन फ्लू का बड़ा ज़्यादा चला हुआ था। 2009 में, सन 2009 में स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा चला हुआ था। 30 अक्टूबर 2009 को बिटिया ने जन्म लिया, छोटी बिटिया ने। बच्चों को खांसी होती थी तो मन काम जाता था कि कहीं स्वाइन फ्लू ना हो। जैसे ही बड़ी बिटिया स्कूल जाती थी, स्कूल में स्वाइन फ्लू का बहुत वो होता था। बिटिया को जैसे ही खांसी होती थी उसको लेके अलग कमरे में सोता था। 3 दिन 4 दिन तक अलग कमरे में ही सोता था, जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाता था कि ये बिल्कुल ठीक हो गई। बुखार उतर जाता था तो वापस उसको छोटी बिटिया और वाइफ के साथ ला के एक कमरे में सोते थे। ऐसा ही बीतता रहा टाइम। दिसंबर 2009 की बात है। उसको वापस खांसी बुखार हुआ। 3 दिन 4 दिन बीत गए। डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर स्वाइन फ्लू तो नहीं है। डॉक्टर ने कहा बुखार ठीक हो रहा है तो इसको स्वाइन फ्लू नहीं है, अब ये ठीक है, नॉर्मल है। 4 दिन तक इंतज़ार किया। उसको वापस उसके बाद अपनी छोटी बिटिया के साथ और उसके साथ लेके सोया। मन में इच्छा थी कि एक बार स्वाइन फ्लू का टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि बच्चों से हर कोई प्यार करता है, खोने का मन नहीं था। सब कुछ ठीक हो चुका था, फिर भी जिज्ञासावश स्वाइन फ्लू का टेस्ट करा लिया। शाम को 5 बजे रिपोर्ट आई तो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव देखते ही हाथ पैर फूल गए। क्या करें? बच्ची को लेके दौड़ा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने स्वाइन फ्लू रिपोर्ट देखी। डॉक्टर ने टेमीफ्लू मेडिसिन थी, टेमीफ्लू मेडिसिन लिख दी। पूछा कि और कौन कौन कांटेक्ट में आया है, तो बताया मैं, मेरी वाइफ, इसका मामा और मेरी एक छोटी बिटिया 2 महीने की, हम सब लोग इसके कांटेक्ट में आए हैं। डॉक्टर ने दोनों को दवाई लिखी, मुझे भी लिखी, मेरी वाइफ को भी लिखी और मामा को भी लिखी। सबको एक एक गोली लिखी। छोटी बिटिया के लिए पूछा तो डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा 1 साल से नीचे ये दवाई हम नहीं दे सकते। 1 साल से नीचे बच्चे को दवाई देना पॉसिबल ही नहीं मेडिकल बैकग्राउंड में। डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर दवाई दे दीजिए, इसका क्या होगा? डॉक्टर ने कहा इसको अब सिर्फ एक ऊपर वाला ही बचा सकता है, उसी से रिक्वेस्ट करो, मैं इसको दवाई नहीं लिख सकता। बिटिया की तबीयत खराब हो रही थी, बड़ी बिटिया की, तो उसको भूल के बड़ी बिटिया को लेके हॉस्पिटल चले गए दवाई लेने के लिए। पूरी दिल्ली ढूंढता फिरा, 6 बजे की बात है, कहीं पर भी टेमीफ्लू नहीं मिली। लास्ट में अपोलो हॉस्पिटल में गया। अपोलो हॉस्पिटल में केमिस्ट के पास दवाई थी। कहा कि 3 ही शीशियाँ और इन हाउस पेशेंट के लिए हम आपको दवाई नहीं देंगे। बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरी बिटिया जा रही है, प्लीज़ आप उसको दवाई दे दो। उसने मना कर दिया कि मैं दवाई नहीं दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ हॉस्पिटल के लिए ही है। बाहर आ गया, देखा बिटिया के मुंह से, कान से पानी आने लगा था। बुखार 106 डिग्री तक पहुंच गया था। वाइफ कार में बैठी रो रही थी कि इसको आप दवाई क्यों नहीं लाए, आप छीन के लाओ। अब केमिस्ट से कैसे दवाई छीन के ले आ पाता? तब वाइफ ने पहली बार कहा कि अब सदगुरु को मान लो, एक बार बापू से कहो, एक बार हाथ जोड़ के सच्चे मन से बापू का ध्यान करके याद कर लो। बच्ची के प्राण निकलते देख के पहली बार बापू को याद किया और कहा कि बापू तू ही बचा अब इसको। ये कहना था। फ़ोन में घंटी बजी,
फ़ोन उठाया तो पता लगा जिस डॉक्टर को दिखा के आया था उस डॉक्टर का ही फ़ोन था। डॉक्टर ने पूछा बिटिया को दवाई दे दी? मैंने कहा डॉक्टर साहब दवाई नहीं मिल रही कहीं दिल्ली में, बहुत परेशान हूँ, दवाई का कहीं नामो निशान नहीं है। डॉक्टर ने कहा अभी आप कहाँ हो? मैंने कहा अपोलो हॉस्पिटल के बाहर हूँ। डॉक्टर ने कहा आप जाओ केमिस्ट, वापस जाओ आप, और आप अपना नाम बताना, वो आपके लिए दवाई रखी है उसने, वो आपको दवाई देगा। मैं अंदर गया, वही केमिस्ट जो 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले मुझे धक्का देके बाहर कर रहा था मैं दवाई नहीं दूंगा, उससे कहा डॉक्टर मुझे टेमीफ्लू चाहिए। उसने पूछा नाम, मैंने नाम बताया। उसी आदमी ने जो 5 मिनट पहले मुझे धक्का देके बाहर कर रहा है उसने टेमीफ्लू की एक बोतल निकाली मेरे हाथ में दे दी। मैं लेके बाहर आ गया, बाहर आया, बिटिया को दवाई दे दी। विदिन 10 मिनट्स बिटिया को दवाई का असर आने लगा, नाक कान से पानी बंद हो गया और बुखार धीरे धीरे डाउन आने लगा। घर की तरफ चल पड़ा। घर की तरफ चला तो अब क्योंकि दिमाग कूल हो चुका था तो ध्यान आया कि ये डॉक्टर ने मुझे कैसे फ़ोन किया, इस डॉक्टर के पास तो मैं पहली बार गया था, इसके पास तो मेरा नंबर भी नहीं है, ये डॉक्टर मुझे फ़ोन करके कैसे कह रहा है। लेकिन ये बात दिमाग में घूम रही है, लेकिन मोबाइल उठा के नहीं देखा, मोबाइल में कॉल रजिस्टर हो जाती है, उठा के नहीं देखा कि किसका फ़ोन था। घर जाने की जल्दी थी, छोटी बिटिया को देखने की जल्दी थी कि इस डॉक्टर के पास मेरा नंबर कैसे आया, दिमाग में कुछ भी नहीं आया, सीधे घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद देखा कि छोटी बिटिया पड़ी है, अभी खेल रही थी, अभी ठीक है। जब बिटिया का टेस्ट कराया था तो अपना और अपनी वाइफ का भी टेस्ट कराया था। छोटी बिटिया थी, 2 महीने की, ब्रेस्ट फीडिंग पे थी। रात को घर पहुंचे, 8 बजे रिपोर्ट आई, वाइफ भी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव। तो हाथ से और सब कुछ जाता रहा, क्योंकि जिसने ब्रेस्ट फीड ले ली उसको तो स्वाइन फ्लू होना ही होना है। अब क्या करूं, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तब वाइफ ने मुझे दोबारा कहा कि आप परम पूज्य समीर दादा से बात करिए फ़ोन पर। दादा का नंबर लिया फर्स्ट टाइम, 2009 की बात है, रुड़की से डॉक्टर अजय राघव से नंबर लिया, फ़ोन किया दादा को। दादा ने कहा अभी आधे घंटे में मैं बताता हूँ। 10 बज चुके थे, 10:30 बजे दादा को वापस फ़ोन किया। दादा क्या करें, इसके लिए दवाई भी नहीं है और स्वाइन फ्लू के इसके चांसेस पूरे हैं। दादा ने कहा हनुमान चालीसा का जाप करो, इसको गोदी में लो, माँ बाप दोनों इसके लिए निरंतर हनुमान चालीसा का जाप करो। अब क्योंकि वाइफ को भी स्वाइन फ्लू था, बेटी को भी देखना था, अब हम 4 ही लोग घर में थे, तो अब इसको गोदी में लेके कैसे हम हनुमान चालीसा का जाप करें। बिटिया को मामा के यहाँ छोड़ा, उसकी मौसी डॉक्टर अजय राघव की वाइफ श्वेता राघव, डॉक्टर साहब उनको 10:30 बजे रुड़की से लेके चले, 2 बजे दिल्ली पहुँचे, 2 बजे उनको बिटिया को दिया, उन्होंने भी हनुमान चालीसा का जाप किया। 3 बजे फ़ोन आया दीदी का कि इसका बुखार बढ़ना चालू हो गया है। छोटी बिटिया जो अभी तक ठीक थी, बुखार बढ़ना चालू हो गया, सिम्टम्स चालू हो गए स्वाइन फ्लू के, नाक कान से पानी चालू हो गया और फीवर बढ़ना चालू हो गया। बात की दादा से, दादा ने कहा हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करो। सब लोग और जो जानते थे रिश्तेदार, सबसे रिक्वेस्ट की कि इसके लिए हनुमान चालीसा का जाप करो। हनुमान चालीसा का जाप करा, निरंतर हनुमान चालीसा का जाप करते रहे। वो उसको गोदी में लेकर करते रही, यहाँ हम बड़ी बिटिया के साथ हनुमान चालीसा का जाप करते रहे। 9 बजे बिना किसी दवाई के उसका बुखार उतरना चालू हो गया और अल्टीमेटली बुखार ठीक हो गया। 5 दिन बाद, 5 दिन का टेमीफ्लू का कोर्स है, 5 दिन बाद डॉक्टर के पास वापस लेके गए तो डॉक्टर ने बड़ी बिटिया के लिए नहीं पूछा, डॉक्टर ने पूछा आपकी छोटी बिटिया कैसी है, इज शी स्टिल अलाइव, क्या वो अभी जिंदा है। डॉक्टर से कहा डॉक्टर बिल्कुल ठीक है, अभी उसको कुछ भी नहीं हुआ है। तब डॉक्टर ने कहा देखिए ये उस परमात्मा का चमत्कार है, ये एक वो ही कर सकता है, हमारे मेडिकल में इसका कोई आंसर नहीं है कि जिसने ब्रेस्ट फीडिंग ली हो, स्वाइन फ्लू वाले के कांटेक्ट में आया हो और वो 2 महीने की बच्ची बच जाए, ऐसा हमारे मेडिकल में पॉसिबल ही नहीं है। 2009 की ये बात है। उसके बाद अभी इतना हो गया, इतना जीवन में अनुभव हो गया, बापू को मानना चालू किया। वाइफ पूछती थी अब तो बापू को जानते हो ना, अब तो पूजा करते हो, तो छुप छुप के बापू की आराधना करता था। गायत्री मंत्र दिया, गायत्री मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन सामने बापू को नहीं, कोई कहता तो बापू को मानने से अभी भी इनकार था, मन ही मन, लेकिन विश्वास था कि हाँ कोई आ चुका है। मार्च 2010 की बात है। छोटी बिटिया जिसको स्वाइन फ्लू हुआ था, उसको एक दिन अचानक से फिट्स आया, एपिलेप्सी का अटैक आया। एपिलेप्सी के अटैक में बच्चा झंझना जाता है। ऐसे हुआ, मन को विश्वास नहीं होता, मन यही करता है कि हो सकता है ये किसी डर की वजह से हुआ हो या कुछ भूत प्रेत आत्मा का साधन है। हमारे
इस तरफ नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मानते हैं। तो ये लगा कि इसको भूत प्रेत आत्मा है। उसको लेके 1-2 मंदिर में गए, कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली तीसरे दिन डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये एपिलेप्सी है, इसको मिर्गी के दौरों का अटैक आ रहा है। मिर्गी के दौरे का नाम सुनते ही प्राण निकल गए। फिर भी डॉक्टर से कहा कि दवाई चालू करो। डॉक्टर ने दवाई चालू करी, साइड इफ़ेक्ट्स बताए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन अभी और कोई सॉल्यूशन नहीं है। दवाई चालू की, 10 दिन उसको हॉस्पिटल में रखा, फिट्स में कोई कंट्रोल नहीं आया। फिट्स उसको निरंतर आते रहे, धीरे धीरे फिट्स देखने की आदत हो गई। 2 महीने दवाई चलती रही, फिट्स आते रहे। दिन में एक बार 5 फिट आते थे, 5 से 4, 5 से 6, 6 से 7 आने लगे। 3 महीने बाद पता लगा कि इंडिया का टॉप मोस्ट डॉक्टर कोई किसी ने बताया कि आप इनके पास लेके जाओ। डॉक्टर सब्बरवाल के पास लेके गए। डॉक्टर सब्बरवाल ने हालत देखी और कहा कि हम इसका 3 दिन बाद EEG निकालेंगे, ब्रेन मैपिंग करेंगे, मुझको कुछ डाउट लग रहा है। डॉक्टर से कहा डॉक्टर शायद इसने दूध नहीं पिया इसलिए इतना परेशान लग रही है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप परसों आइए, ब्रेन मैपिंग करेंगे तब देखते हैं। 3 दिन बाद अप्रैल 2010 में बिटिया को लेके सुबह 7 बजे लेके चले गए। 7 बजे EEG किया डॉक्टर ने। EEG करने के बाद डॉक्टर की टेबल पे रिपोर्ट आ गई। 8 बजे उसने बुलाया। 8 बजे मैं, मेरी वाइफ, छोटी बिटिया को लेकर डॉक्टर के कमरे में चले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी, देखी और कहा कि मैं आपको बड़ी सीधी लैंग्वेज में बताता हूँ, आपकी बेटे को कार्टोजेनिक इन्फेंटाइल स्पाज्म की प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में 90% चांसेस हैं कि आपकी बेटी ठीक नहीं हो पाएगी। ये बेटी ना कभी बैठ पाएगी, ना कभी चल पाएगी, ना कभी बोल पाएगी। सुनते ही जान प्राण निकल गए। दोनों, वाइफ भी और मैं भी, वहीं बैठ के रोने लगे। डॉक्टर ने कहा यहाँ मेरे सामने रोने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बड़ा सीधा सीधा बताया है और अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे मेडिकल में एक ही दवाई है जिसको हम स्टेरॉयड बोलते हैं। उसने वो स्टेरॉयड लिख दी कि अब इसको यही दवाई दो, हमारे पास और कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर से दोबारा हाथ जोड़ के कहा डॉक्टर साहब आपने सही से चेक कर लिया? डॉक्टर ने कहा पेपर आपके सामने है, अगर जो आप मेडिकल से पढ़े होते तो आप मेरे से ये क्वेश्चन ना करते। पेपर लेके बाहर आ गए, सब कुछ हाथ से जा रहा था कि डॉक्टर ने कह दिया था आपकी बिटिया नहीं चल पाएगी, ये मोहताज हो गई है ज़िंदगी भर के लिए। बाहर आए, वाइफ फूट फूट के रोने लगी। कहा आप दादा से बात करो, एक वही सहारा है। अब 8 बजे की बात है, मैंने डॉक्टर राघव से बात की। डॉक्टर राघव ने कहा दादा 10:30 बजे 11 बजे क्लिनिक पे बैठते हैं, दादा से तभी बात हो पाएगी। 10:30 बजे का इंतज़ार नहीं हो पा रहा था, इधर से उधर बेटी को लेके घूमते रहे, क्या करें क्या करें क्या करें। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो दवाई भी ले ली। दादा से 11 बजे बात हुई। डॉक्टर नीलम बैठती हैं दादा के पास, उनसे बात हुई। डॉक्टर नीलम ने कहा आप इसके पेपर फैक्स करिए, मैं दादा से बात करके बताती हूँ। डॉक्टर नीलम को पेपर फैक्स किए। 1:30 बजे डॉक्टर नीलम से बात की। डॉक्टर नीलम ने कहा दादा ने कहा है कि इसकी नया ट्रीटमेंट चालू करो। तो नया ट्रीटमेंट चालू करने के लिए बोला कि स्टेरॉयड देने के बोला दादा ने, तो आप स्टेरॉयड दो। इतने में जो उसके पुराने डॉक्टर थे उनसे सलाह ली, जो और पेडियाट्रिक्स थे उनसे सलाह ली, सबने मना कर दिया स्टेरॉयड मत दो। स्टेरॉयड आपने 2 महीने 4 महीने की बच्ची को आपने स्टेरॉयड दे दिया तो इसका जीवन मोहताज हो ही जाएगा। अभी तो फिर भी चांसेस हैं। स्टेरॉयड देने के बाद तो ना खांसी की दवा असर करेगी, ना बुखार की दवा असर करेगी। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था आप इसको छूना भी मत। जब आप स्टेरॉयड देना चालू करोगे तो इसकी गाल भी मोटी हो सकती है, आंख भी बाहर आ सकती है। आप इसका हाथ खींचोगे तो इसका हाथ निकल के बाहर आ जाएगा, इसकी उंगली निकल के बाहर आ जाएगी, क्योंकि स्टेरॉयड बॉडी को इतना कमज़ोर कर देगी। लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं है इसकी इस दवाई का, तो आपको ये देनी ही पड़ेगी। इतना सब सुनने के बाद स्टेरॉयड देने की हिम्मत नहीं हुई। दादा के वचन सुनने के बाद भी उसको स्टेरॉयड नहीं दिया। पूरे दिन उसको बच्ची को लेके घूमता रहा। जहाँ भी जिस भी डॉक्टर के पास गया सबने स्टेरॉयड देने को मना कर दिया। सबने कहा कि स्टेरॉयड दे देगा तो आगे इसको कभी जीवन में बुखार होगा, खांसी होगी तो क्या करेगा, एक पैर की एक हाथ की बच्ची को लेके क्या करेगा, इससे अच्छा तो बच्ची चली जाए, ज़्यादा अच्छा है। दिमाग में वही घूमता रहा, नहीं दिया स्टेरॉयड। जो उसको 10 फिट्स आ रहे थे वो फिट्स बढ़ने लगे। नेक्स्ट डे वो 70 पे पहुंच गए। एक बार का फिट बच्ची को आता है तो ये मानते हैं कि 24 घंटे बॉडी जितना काम करती है उतना काम 1 सेकंड के फिट में बॉडी कर देती है। वो उस 4 महीने की बच्ची को 70 फिट आने लगे दिन में। 70 से क्रॉस होकर 100 हो गए। तीसरे दिन वो 250 पर पहुंच गए।
अब क्या करूं? दोबारा वाइफ ने कहा, एक बार दादा का विश्वास करो और इसको दवाई दो। बच्ची की ऐसी हालत हो गई थी कि बच्ची को देखता था और वो कांपती रहती थी, और कांपते उसकी आंख से पानी निकलता था और वो सो जाती थी। बच्ची को देखता था, आंखों से आंसू ही गिरने लगते थे। चौथे दिन वाइफ ने जब कहा कि नहीं अब दो, या तो इसको दवाई दो या मैं जा रही हूँ, विश्वास करके उसको दवाई दे दी, स्टेरॉयड देनी चालू की। 5वें दिन जो 250 फिट्स थे वो 300 पे पहुंच गए, स्टेरॉयड चालू रखी। 6ठे दिन 300 के 350 पहुंच गए फिट्स। 6ठे दिन दादा से बात की, फ़ोन लगाया यहाँ पर। दादा ने कहा कोई बात नहीं, आप उसका ट्रीटमेंट चालू रखो। रात की बात है, रात को डॉक्टर नीलम के थ्रू दादा से बात हुई। रात को 10 बजे दादा ने कहा कोई बात नहीं, आप जो हो रहा है उसको होने दो, एक ऊपर वाले पे विश्वास रखो और इसको स्टेरॉयड चालू रखो। 7वें दिन हमें आदत है कि डॉक्टर ने कहा था इसके स्टेरॉयड नोट कर ली, इसके जो भी फिट्स आते हैं उसको नोट करो, एक दिन में कितने फिट आ रहे हैं, कितने ड्यूरेशन के आ रहे हैं, वो फिट नोट करो। तो वो डायरी में नोट करते थे। बिटिया के साथ में वो डायरी रखी रहती थी। ना अपनी वाइफ से पूछने की हिम्मत होती थी, ना वो बताती थी कि कितने फिट्स आए हैं इसको पूरे दिन में। ऑफिस से आते थे, वो डायरी खोलते थे और वो देख लेते थे कितने फिट्स आए हैं। ना मेरी पूछने की हिम्मत होती थी, ना उसकी बताने की हिम्मत होती थी। उसको देखते थे, देख के रोता था, डायरी बंद करता था, वापस आके बैठ जाता था। तो कभी पूछा नहीं कि कितने फिट्स आए। 6ठे दिन दादा से बात हुई, उसको स्टेरॉयड दे, दादा ने कहा ट्रीटमेंट चालू रखो। 7वें दिन ऑफिस से वापस आया, डायरी खोली तो डायरी में एक भी फिट नोट नहीं था। तो लगा शायद वाइफ नोट करना भूल गई। पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एक तरफ खुशी हो रही थी, एक तरफ दुख हो रहा था, या भूल गई या ये असल में आज कोई फिट नहीं आया, क्या ये चमत्कार है। बाहर निकला, वाइफ बाहर बैठी थी। पूछने की मन किया कि पूछूं क्या इसको फिट आया, कोई नहीं पूछ पाया। वापस अगले दिन ऑफिस चला गया। अगले दिन वापस आया, रात को डायरी खोली, अगले दिन वापस डायरी में कोई नोट नहीं था। तो वाइफ पे बड़ा गुस्सा आया, लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये शायद नोट करना भूल रही है। जो बाहर गया, कहा कि तुम इसके फिट्स 2 दिन से क्यों नहीं नोट कर रही हो, हमें डॉक्टर को बताना है, वो इसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो वाइफ ने कहा क्या नोट करूं, 2 दिन से तो इसे कोई फिट ही नहीं आया है। तब पहली बार महसूस किया कि क्या सद्गुरु का प्रेम होता है, क्या वचन होते हैं अपने भक्त के लिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन ट्रीटमेंट चला। एक महीने उसका ट्रीटमेंट चला स्टेरॉयड का। उस 1 महीने के दौरान ना मेरी बिटिया को फीवर आया, ना उसको खांसी हुई, ना उसको गोदी में लेने से उसका हाथ निकला, ना उसकी गाल मोटी हुई, ना ही उसकी आंख निकली। ये सिर्फ एक ही कर सकता है, सद्गुरु। ये उसके वचन है जिसने उसकी रक्षा की है। उसको 1 महीने बाद डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा मेरे जिंदगी में तो ये पहला केस है, और शायद हिंदुस्तान में ये पहला केस है कि इस बीमारी का बच्चा आज बिल्कुल ठीक मेरे सामने बैठा हुआ है। उसके बाद अब बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। फिट्स इतने ज़्यादा हुए थे कि उसका डेवलपमेंट स्लो हो गया। बच्ची कुछ भी नहीं कर पाती थी। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, बच्ची 9 महीने की हो गई, अभी तक बैठना भी नहीं चालू किया था। बच्ची के दांत भी नहीं आ पाए। 9 महीने की बच्ची हो गई। सन 2007-10 दिसंबर में उसको यहाँ लेके आए दादा में। तब तक छोटी थी तो नहीं ला पाए थे। फर्स्ट टाइम लाए दादा के पास। दादा को आशीर्वाद दिलाते हैं और दादा दिखाते हैं। जिस दिन जाना था उस दिन दादा को दिखाया सुबह 11 बजे। दादा को दिखाया, दादा ने आशीर्वाद दिया। दादा से कहा दादा अभी ये कुछ भी नहीं कर पाती है, अभी इसके दांत भी नहीं निकले हैं। दादा ने कहा डोंट वरी, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, ये सब करेगी, इसके सब कुछ होगा, आप कुछ इसकी चिंता नहीं करो, ये भगवान के पास है, डोंट वरी अबाउट हर एट ऑल। दादा ने वचन दे दिया। लेके उसको आए। 3 बजे की फ्लाइट थी। 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। सैंडविच खा रहे थे। सैंडविच खाते खाते बड़ी बिटिया ने कहा पापा इसको भी टेस्ट करा दो सैंडविच। थोड़ा सा सैंडविच का पीस तोड़ा, उसके मुंह में डाला। मुंह में डाला तो अचानक से मुंह में कुछ चुभा।
तो मुझे लगा शायद सैंडविच की जो पेपर की स्टेपल की जो पिन होती है वो मैंने गलती से इसके मुंह में डाल दी। मैंने उसको निकालने के लिए उसका मुंह खोला, निकालने के लिए स्टेपल देखा, स्टेपल की कोई भी पिन नहीं थी। मैंने कहा फिर क्या चुभा, वापस मुंह में उंगली डाली, देखा तो ऊपर और नीचे वाइट लाइन चमक रही है। दादा 11 बजे दादा से कह रहे हैं कि दादा इसके दांत भी नहीं आए हैं अभी तक, 9 महीने की हो गई है। और 1 घंटे बाद क्या देखता हूं कि मेरी उसी बिटिया को 2 दांत ऊपर और 2 दांत निकल रहे हैं। मैं चिल्लाया, वाइफ ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा देखो इसके दांत निकल आए हैं। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, आपको गलत एहसास हुआ है। आया, देखा, मुंह खोला तो देखा 2 ऊपर दांत दिख रहे हैं, 2 नीचे दांत दिख रहे हैं। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बिटिया वहीं पर जमीन पर लेट गए कि दादा ये आपका ही करा हुआ है, ये आपके वचन है जो ये आज इसके दांत आ गए हैं। घर आ गए, खुश हुए वापस। अब बच्ची 15 महीने की हो चुकी थी, सन 2011 मार्च 2011 की बात है। दांत निकले थे वो और अभी और कुछ नहीं कर पाती थी। वापस मुंबई आए, मुंबई आना होता था तो मुंबई आए, दादा को दोबारा दिखाया। दादा से कहा दादा 1.5 साल की हो गई है ये, अभी ये बैठ नहीं पाती है, ना चल पाती है, दादा कब चल पाएगी ये, ऐसे तो ये बहुत धीरे धीरे बहुत पीछे हो जाएगी। दादा ने कहा है उस पर विश्वास रखो, पहले भी कहा है इस बच्ची का कुछ भी नहीं होने वाला, इसकी तरफ से तुम निश्चिंत हो जाओ। दादा से सुन के, दादा को आशीर्वाद लेके वापस आ गए, दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद मैं और मेरी वाइफ बाहर बैठे थे, टीवी देख रहे थे। कमरे में बड़ी बिटिया और छोटी बिटिया सोई थी। अचानक से बड़ी बिटिया की आवाज़ आई, पापा, मम्मा, बहुत तेज चिल्लाई तो डर लग गया। दोनों भाग के अंदर गए तो देखते हैं वही बिटिया जो अभी तक बैठ नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, वो पलंग से नीचे उतर के खड़ी हुई है। उसको देख के बड़ी बिटिया चिल्लाई कि पापा देखो ये खड़ी है। और मुझे और मेरी वाइफ को देख के वो 3 कदम बढ़ के मेरी गोद में आके गिर गई। ये मेरे बापू, मेरी दादा, मेरी आई कृपा है मेरे ऊपर। जो डॉक्टर कह चुका था इस बीमारी के बाद ये कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, कभी बैठ नहीं पाएगी, कभी चल नहीं पाएगी, उनके वचन देखिए, उनका कहना था। और 4 घंटे के अंदर अंदर वो बच्ची चल के, जो कभी बैठ नहीं पा रही, कभी चल नहीं पा रही, वो पैर से उतर के खड़ी होती है और अपने पैरों से चल के 3 कदम मेरे पास आती है। उस दिन से विश्वास अटल होता चला गया बापू के अंदर, आई के अंदर, दादा के अंदर। डॉक्टर को बताई बात, अब तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी ये पूछता है, टॉप मोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट पीडियाट्रिक डॉक्टर पूछता है, डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर ये अभी क्या कर पाएगी। डॉक्टर पूछते हैं इसको मुंबई का इंजेक्शन लगाने के लिए कब लेके जा रहे वो डॉक्टर जो नहीं जानता वो सिर्फ ये पूछता है कि इसको मुंबई का इंजेक्शन कब लगाने ले जा रहे हो। ये तो वहीं जब वहां जाएगी तभी कुछ करके आएगी। चमत्कार 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता, बार बार ये चमत्कार नहीं हो सकता। ये सिर्फ सदगुरु की कृपा हो सकती है। ये उसका हमारा विश्वास है उसके अंदर, जो हमें ये सब करने के लिए कहता है, हम सब पे कृपा करता है। हरि ओम।